नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी। आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री का अगला टॉपिक प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण लेकर आई हूँ, जिसमें हम जो भी भारत में विदेश की ओर से जो भी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। लेकिन सिर्फ हम यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो सिर्फ हम वो आक्रमण देखेंगे जो हमारा मौर्य युग आता है उससे पहले हुए हैं, और हम जो मौर्य युग के बाद हुए हैं, मौर्य काल आया था उसके बाद हुए हैं, वो हम उसके बाद देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसे क्या कारण रहे कि जो भारत है उसे विदेशी आक्रमण का सामना करना पड़ गया। ऐसी क्या क्या कंडीशंस थी, ऐसा क्यों हुआ कि भारत पर ही आक्रमण हुआ। तो चलिए देखते हैं। भारत का पहला विदेशी आक्रमण ईरान फारस द्वारा किया गया था। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखेंगे, ईरान जो कि फारस उसके द्वारा किया गया था। अब देखिए, मैंने आपको कहा है कि कारण, किसी भी चीज़ के कोई ना कोई कारण होते हैं। तो क्या कारण थे जो भारत पर आक्रमण हुए, तो चलिए देखते हैं। पहला कारण था पश्चिमोत्तर भारत में विकेंद्रीकरण एवं राजनीतिक अस्थिरता। जो पश्चिम उत्तर भारत था हमारा, पश्चिम की ओर का जो हमारा भारत था, वो क्या हो रहा था, विकेंद्रीकरण हो रहा था, वो बट रहा था अलग अलग। और राजनीतिक अस्थिरता मतलब राजनीति की कोई एकजुटता नहीं थी। सब अपने मतलब जो अपना अपना राज्य था उसी का ध्यान रखते थे। ये नहीं है कि ये हमारा राष्ट्र है, उन्हें था ये हमारा राज्य है, बस हमें इसकी ओर ध्यान देना है। तो सबसे पहला कारण तो यही हो गया। दूसरा आता है राज्यों में संघर्ष चल रहा था। आपसी जो राजा थे उनमें आपस में संघर्ष चल रहा था कि कौन शक्तिशाली है, कि तुम शक्तिशाली नहीं हो, आपस में लड़ते रहते थे साम्राज्य विस्तार के लिए। दूसरी बात हो गई आपसी फूट का लाभ उठाकर आक्रमण। ठीक है, कभी भी जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो आपसी फूट से होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आपसी फूट जो थी आपस में, जो राजा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखते थे, उस फूट का लाभ उठाकर उन्होंने क्या किया, भारत की ओर आक्रमण कर दिया। उसके बाद आता है आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र। जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत को पहले क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये सोने की चिड़िया ऐसे ही अतिशयोक्ति नहीं है, वाकई ही भारत सोने की चिड़िया था। आप सोचेंगे कैसे था। अब देखिए कि भारत के पास इतना धन था, इतना सोना था कि सोना क्या होता है, सबसे महंगा होता है, तो इसलिए इसे क्या नाम दे दिया था, सोने की चिड़िया कहा गया था। तो जब जिस बैंक वगैरह में लूट क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसा होता है। ठीक है, तो उसकी ओर क्या होते हैं, चोर आकर्षित होते हैं। ऐसे ही क्या था, जो हमारा इंडिया था वो आप एक बैंक मान लीजिए, और जो विदेशी आक्रमणकारी आए वो क्या थे, चोर थे। तो जहाँ पैसा होगा वहाँ क्या आएंगे, विदेशी आक्रमणकारी आएंगे। इसके बाद आता है भौगोलिक दृष्टि से संपन्न साम्राज्य। अब देखिए, इंडिया एक ऐसा कंट्री है, ऐसा देश है दोस्तों, जहाँ पे सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है। ठीक है, हर सीज़न आता है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसा कंट्री है, और यहाँ एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सारी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ही अच्छी है, तो वो हर चीज़ के क्या है, योग्य है। तो भौगोलिक दृष्टि से भी संपन्न साम्राज्य था। ठीक है, आई होप आपको सारा क्लियर हो रहा होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे अपना सपोर्ट दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फारस निवासी को हकामनी भी कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो फारस निवासी थे उन्हें क्या कहा जाता था, हकामनी कहा जाता था। या ऐसे पूछा जा सकता है, हकामनी किसे कहा जाता था, किस निवासी को कहा जाता था, तो फारस के निवासी को कहा जाता था जिसने भारत पर आक्रमण किया। भारत का पहला आक्रमण करने का असफल प्रयास 550 ईसा पूर्व में ईरान के सम्राट साइरस द्वारा किया गया था। साइरस ने 550 ईसा पूर्व में ही यहाँ पे भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया, लेकिन क्या रहा, वो असफल आक्रमण था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पहला सफल आक्रमण, कि अब सफल आक्रमण कब हुआ। तो कब हुआ, तो किसने किया, ये किया दारा प्रथम ने, जिसे हम क्या कहते हैं, डेरियस भी कहते हैं। तो 516 ईसा पूर्व गंधार पर, ठीक है, इन्होंने 516 ईस्वी पूर्व में गंधार पर आक्रमण किया।
किसने? दारा प्रथम ने। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय अभियान में नौसेना अध्यक्ष स्काईलैक्स भी शामिल थे, ठीक है। जो ये इसने आक्रमण किया था, इसमें जो इसका नौसेना अध्यक्ष था वो कौन था? स्काईलैक्स, वो भी इसमें शामिल हुए थे। अब आक्रमण तो हो गया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आक्रमण हुआ है? कोई साक्ष्य हैं? तो जरूर हैं दोस्तों। तो आपके पास साक्ष्य हैं, आपके अभिलेख, जिससे आपको पता चलता है कि भारत में आक्रमण हुआ था। तो कौन से अभिलेख हैं? एक तो बहिस्तून अभिलेख है, एक पारसी पोबिस अभिलेख है, और एक नक्श ए रुस्तम अभिलेख है, ठीक है। तो तीनों अभिलेख के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेगी, बहुत कम बुक्स में देखने को मिलेगी। मैंने कई जगह से इकट्ठे करके ये नोट्स बनाए हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं ईरानी आक्रमण का प्रभाव। देखिए, जब भी कोई चीज़ होती है उसका हमारी राष्ट्र पर, हमारी संस्कृति पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी आदमी से मिले, ठीक है, तो उसके अंदर जो जो चीज़ें थी, उसने आपसे बात की, तो आपने उससे कुछ ना कुछ सीखा। चाहे आपने उसका व्यवहार सीखा, चाहे आपने उससे कुछ अच्छी चीज़ें सीखी, तो ऐसे ही आपका क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ईरानी आक्रमण जो हुआ था उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रभाव क्या पड़ा। समुद्री मार्ग की खोज हो गई, जिससे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। भाई विदेशी व्यापार किससे होने लगा? समुद्री मार्ग से होने लगा, ठीक है। उसके बाद पश्चिमोत्तर भारत में दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, ठीक है। तो दाईं से बाईं कैसी? ऐसी, ठीक है। ऐसी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है डायग्राम, ऐसे लिखे जाने लगा था। आज हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। कौन सी लिपि में लिखते हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं। और पहले कैसे लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। तो ये हमें कहाँ से सीखने को मिली है? तो ये हमें ईरानी परंपरा से ही सीखने को मिली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको याद है तो मैंने आपको सिंधु सभ्यता में उनकी एक लिपि बताई थी। तो अगर आपको वो चीज़ें याद हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो कौन सी लिपि थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरानियों ने ही अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार किया था। अरमाइक एक लिपि थी, उसका भी प्रचार प्रसार किसने किया था? तो ईरानियों ने ही किया था। अभिलेख उत्कीर्ण कराने की प्रथा प्रारंभ की। तो सबसे पहले जो अभिलेख लिखे गए थे, ठीक है, उन पे जो अभिलेख पे जो मतलब जैसे पत्थर से खरोंच खरोंच के लिखा जाता है, तो ऐसे लिखे जाने लगे थे। कोई पत्थर होता है, जैसे मान लीजिए ये पत्थर है और मैं कोई नुकीला पत्थर ले लूँ, उससे ऐसे खरोंच खरोंच के कुछ डिज़ाइन बना दूँ या कुछ भी लिख दूँ, तो ये क्या था? उत्कीर्ण करने की जो लिपि थी वो कहाँ से ली गई है? वो भी ईरान ने ही शुरू की थी, जिसका अनुकरण आपको आगे चल के कहाँ मिलेगा? जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक ने, जो मौर्य साम्राज्य के अशोक हैं, तो अशोक ने इन्हीं चीज़ों का क्या किया है? पालन किया है। इन्हीं चीज़ों पे अपने अभिलेख बनाए हैं। अब देखिए, भारतीय शासकों की शासन प्रणाली में विभिन्न गुण। जो भारतीय शासक थे उनकी जो प्रणाली थी, शासन करने का जो तरीका था, वो किससे प्रभावित हुए थे? ईरानियों से प्रभावित हुए थे। तो उनकी जो शासन प्रणाली थी उसमें भी विभिन्न गुण विद्यमान हो गए थे। इसके बाद आता है सिकंदर का भारतीय अभियान। अब देखिए, ईरान का जो किस्सा था वो यहाँ ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब ईरान का जो किस्सा था और जो सिकंदर था, तो जो ईरानी थे और जो सिकंदर था वो कहाँ का था? वो था मकदूनिया का, ठीक है। और ईरानी अलग थे। तो क्या हुआ दोस्तों? ईरानी और मकदूनिया के शासक सिकंदर के बीच युद्ध हो गया। ईरानी शासक और मकदूनिया के सिकंदर के बीच युद्ध हो गया। तो जब युद्ध हुआ तो सिकंदर ने किसको पराजित कर दिया? ईरानियों को पराजित कर दिया। तो ईरानियों से ही सिकंदर को सोने की चिड़िया का पता चला। सोने की चिड़िया कौन? मैंने आपको अभी बताया, भारत का पता चला। तो ईरानियों ने ही सिकंदर को ये इन्फॉर्मेशन दी कि आप भारत जाइए, वहाँ से आपको बहुत धन मिलेगा, ठीक है। तो इसी लालच में क्या हुआ? सिकंदर भी भारत की ओर बढ़ गया। और दोस्तों दूसरा, सिकंदर का एक और सपना था कि वह पूरे विश्व का विजेता बने। तो किसके कहने पर?
अरस्तु। अरस्तु उसके क्या थे? गुरु थे। उनके कहने पर वो क्या चाहता था कि मैं पूरा विश्व का क्या बन जाऊं? सिकंदर बन जाऊं, पूरे विश्व का विजेता बन जाऊं। तो आज भी आपने कहावत सुनी होगी, जो जीता वही सिकंदर। हालांकि सिकंदर जीत नहीं पाया था, लेकिन सिकंदर नाम दे देते हैं क्योंकि उसका एक स्वप्न था। अब देखिए, जब सिकंदर का भारत अभियान शुरू हुआ तो उसका समय क्या था? तो दोस्तों उसका समय था 326 से 325 ईसा पूर्व, 1 साल का। ठीक है। अब देखिए, हकामनी आक्रमण के पश्चात भारत को दूसरे विदेशी आक्रमण का सामना करना पड़ा। हकामनी तो खत्म हो गया, जिसमें मैंने आपको क्या बताया है? दारा प्रथम बताया है। उसके खत्म होने के बाद दूसरा आक्रमण किसका हुआ? तो सिकंदर का हो गया। तो चल रही देखते हैं। अब ये हकामनी आक्रमण था, इसका अंत कैसे हुआ? हकामनी जो साम्राज्य था, इसका अंत कैसे हुआ? तो मैसेडोनिया मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय के पुत्र सिकंदर ने ईरान के हकामनी साम्राज्य का अंत कर दिया, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट के तौर पे लिखा है इंपॉर्टेंट चीज़ें। 326 ईसा पूर्व में बल्क बैक्टीरिया से वह भारत अभियान पर निकला था। तो भारत अभियान पर कहाँ से निकला था? तो बल्क से ये निकला था। अब देखिए, सिकंदर कहाँ कहाँ के रास्तों से होकर भारत की भूमि पर कदम रखता है, चलिए देखते हैं। सिकंदर काबुल आता है। हिंदुकुश जो पर्वत होता है वहाँ उसे जाना होता है, वहाँ से वो पार करता है, पहाड़ियाँ होती हैं। फिर वो कहाँ पहुँचता है? अलेक्जेंड्रिया पहुँचता है। उसके बाद निकैया एक राज्य आता है, वहाँ पे पहुँचता है। इसके बाद तक्षशिला आता है। तक्षशिला में क्या होता है? जो राजा अम्बी है, जो तक्षशिला का राजा था, राजा अम्बी, वो उसका क्या करता है? स्वागत करता है। और स्वागत के साथ साथ जब वो उस पर सिकंदर आक्रमण करने के लिए जाता है तो क्या करता है अम्बी? उसके साथ मित्रता कर लेता है कि आप मुझ पे आक्रमण मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका आगे के आक्रमण जो आप करेंगे उनमें आपका साथ दूंगा। तो ये क्या हुआ भाई अम्बी? ये तो देशद्रोही हुआ, इसने देशद्रोहिता की। तो क्या हो गया? और अम्बी ने साथ में उसे इतना धन दे दिया कि सिकंदर के मन में और लालच आ गया। और लालच कैसे आ गया? सिकंदर ये सोचने लगा, यदि एक छोटे से साम्राज्य के पास इतना धन है तो पूरे भारत के पास कितना धन होगा। तो ये चीज़ थी। इसके बाद आता है कुनार व स्वात नदी घाटी। जो कुनार थी और स्वात नदी घाटी थी वो क्या थी? अब देखिए, उसके बाद ये कुनार और स्वात नदी एक घाटी थी, वहाँ पर पहुँचे। अब देखिए आगे क्या होता है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, ऐसा तो होगा नहीं कि रास्ते में कोई मिला ही नहीं होगा। तो मार्ग में पुष्कलावती के शासक व अन्य जनजाति को पराजित किया। साथ में भाई सिकंदर महान था तो उसने क्या किया? अन्य जनजाति को भी पराजित करता चला गया। उसके बाद 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के किनारे भारत पर पहला कदम रखा था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, सन याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए 326 ईसा पूर्व क्या हुआ? जब उसने कदम रख ही दिया तो हुआ क्या? तो 326 ईसा पूर्व हाइडसपेस का युद्ध और विस्तता का युद्ध जिसे कहा जाता है वो हुआ। ठीक है, जब भारत आएगा तो भाई लड़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो जो ये युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, तो पोरस और सिकंदर के बीच यह युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ था? सिकंदर विजयी हुआ और जो पोरस था वो क्या हो गया? हार गया था, पराजित हो गया था। ये कहाँ हुआ था? तो ये झेलम नदी के तट पर हुआ था। ये चीज़ आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। अब देखिए जो पोरस का राज्य था वो कौन सा था? तो पोरस का राज्य झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र था वो क्या था? पोरस का राज्य था। ये चीज़ आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है कि जो पोरस का राज्य था वो कहाँ तक था। तो झेलम और चिनाब के बीच का जो भूमि थी वो किसका राज्य था? पोरस का राज्य था। लेकिन क्या हुआ, जब दोनों में युद्ध हुआ तो पोरस पराजित हो गया। युद्ध में पोरस के पराजित होने के बाद सिकंदर ने उसे क्या कर लिया? बंदी बना लिया कि भाई चलो अब तो तुम बंदी बन चुके हो, तुम हार चुके हो। किंतु युद्ध में उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका साम्राज्य उसे लौटा दिया। उसने इतनी बेहतरीन तरीके से युद्ध किया कि सिकंदर उससे क्या हो गया? प्रभावित हो गया कि भाई वाकई में ही बहुत शक्तिशाली और कुशाग्र शासक है। तो इससे क्या हुआ? उसका साम्राज्य उसे लौटा दिया।
एक उसकी बात से इससे भी प्रभावित हुआ था। जब सिकंदर ने उससे पूछा, बंदी बना लिया, तो सिकंदर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए। तो जो पोरस था वो बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसका उत्तर था कि जैसा एक राजा दूसरे राजा से करता है वैसा ही व्यवहार मेरे साथ किया जाए। तो इससे क्या हुआ, सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशा के गणतांत्रिक राज्य के बिना युद्ध किए अधीनता स्वीकार कर ली थी। वह स्वयं को यूनानियों के वंशज बताया। जो निशा एक गणतंत्र राज्य था, उसने क्या किया कि खतरे से बचने के लिए, सिकंदर के युद्ध से बचने के लिए उसने क्या कहा, हम तो खुद यूनानी हैं, हम तो खुद यूनानी के शासक हैं, आप हमारे पे आक्रमण मत कीजिए, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, सिकंदर की यूनानी सेना ने कुछ महामारी एवं प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए व्यास नदी के आगे जाने से इनकार कर दिया, जिससे सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। भाई सिकंदर जो इतना महान था, जो पूरा विश्व विजेता का सपना देख के आया था, अब उसकी सेना आगे जाने से इनकार कर रही थी। क्यों कर रही थी? देखिए, भारत क्या था, भारत में गर्मी सर्दी सब चीज़ें आती हैं, लेकिन जो वहाँ के लोग थे, वहाँ की सेना थी यूनान की, उन्हें क्या है, ठंडे में रहने की आदत थी। तो उन्हें क्या हुआ, यहाँ का मौसम हजम नहीं हुआ और यहाँ पे एक कुछ तरह की महामारी फैल गई, ऐसा भी बताया जाता है, प्राकृतिक आपदा आ गई, कुछ ऐसा बताया जाता है, जिससे क्या हो गया, जो हजारों सेना थी वो क्या हो गई थी, मृत्यु के घाट उतर चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। और जो बाकी सेना थी वो क्या कर रही थी, विद्रोह कर रही थी कि हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो इससे सिकंदर को क्या करना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। अब देखिए, जो वापस लौटा वो किसके कहने पर लौटा, तो जो वापस लौटना था उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी। अब देखिए, कोनोस नामक सेनापति के सुझाव से जो सिकंदर था वो वापस लौटा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। उसके बाद यूनानी देवता की 5 विशाल वेदिका व्यास नदी तट पर स्थापित कर लौटा था। मतलब जो क्या कहते हैं, जो वेदिका थी, जो 12 वहाँ के देवता थे, उनकी क्या बनाई थी, स्मृति चिन्ह बनाए थे कि हम भी यहाँ तक आए हैं। उसके बाद भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। जो एक दार्शनिक थे कालानास, बहुत ही मतलब कुशाग्र, बहुत ही बुद्धिमानी दार्शनिक थे, उन्हें अपने साथ ले गया था। सिकंदर ने जाते समय 2 नगर बसाए थे। पहला नगर था निकैया। निकैया क्यों बसाया था, अपनी जीत की खुशी में बसाया था। और जो दूसरा था वो था क्या था, बुकफेला। बुकफेला क्यों नाम रखा था उसका, क्योंकि जो बुकफेला था वो क्या था, सिकंदर का प्रिय घोड़ा था, तो इसलिए उसने 2 नगर बसाए थे। अब देखिए, सन 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मस्तिष्क ज्वर के कारण मृत्यु हो गई थी। उसे जब वो वापस लौटा उसके 2 साल बाद उसका क्या हो गया, दिमाग में बुखार हो गया, जिससे उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब इस पे एक कहावत कही जाती है, ठीक है, वो कहावत क्या है, तो सिकंदर अकेला इतिहास पुरुष है। इतिहास पुरुष का मतलब केवल एक मात्र ऐसा पुरुष है जिसका जन्म, मरण व दफन 3 अलग अलग महादेशों में हुआ है। इससे अलग कोई शासक ऐसा नहीं हुआ है जो अलग अलग महादेशों में ऐसे 3 हमारा जो जीवन चक्र होता है, ये तीनों चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, जन्म, मरण और दफन, ठीक है। तो यही तीनों चीज़ें उसकी अलग अलग देश में हुई थी। अब देखिए, मैंने आपको रिपीट के लिए लिख दिया है। तो जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था मकदूनिया, यूरोप में 356 ईसा पूर्व में। मरण कहाँ हुआ था, तो बेबीलोनिया में हुआ था, कहाँ पर, एशिया में, 323 ईसा पूर्व में। दफन कहाँ हुआ था भाई वो, तो अफ्रीका, सिकंदरिया में, ठीक है, 323 ईसा पूर्व में। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब देखिए, जैसे हमने ईरानी परंपरा का प्रभाव पढ़ा है, तो ऐसे ही सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव, कि क्या प्रभाव वो भारत पर छोड़ कर गया। तो इसके आक्रमण से भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। राजनीति देखिए कितनी अच्छी चीज़ हुई है कि जो छोटे छोटे अलग राज्य बसे हुए थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई हम साथ रहेंगे, ठीक है, एकता में ही मजबूती है। उन्हें ये बात समझ में आ गई। उत्तर भारत के छोटे छोटे राज्य क्या हो गए, एक विलय हो गया, बड़ा राज्य बन गया। भारतीय इतिहास के तिथि क्रम में सहायता मिली, क्योंकि यूनानी 7 इतिहासकार के सिकंदर के आक्रमण की सही तिथि दी जाती है। इससे क्या हुआ, तिथि क्रम हमें सटीक ज्ञात होती है कि हाँ यही सन था, क्योंकि जो यूनानी थे वो
सही तिथि क्रम का ज्ञान रखते थे। इसके बाद भारत में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। मैंने आपको बताया 2 राज्य की स्थापना हुई, निकैया और बुकफेला। उसके बाद भारत और यूनान के बीच व्यापारिक मार्ग खुल गए। जब व्यापारिक मार्ग खुल गए तो क्या हो गया, आपसी व्यापार भी होने लगा। भारत में यूनानी प्रभाव वाले उलूक शैली के सिक्के का ज्ञान हुआ। उलूक शैली कैसी होती है, उभरे उभरे से सिक्के होते हैं, उसका भी ज्ञान हमें कब से हुआ, तो हमें जब सिकंदर का आक्रमण हुआ उसके बाद से हुआ। पुस्तक, कलम, कलफ, सुरंग, यवनिक आदि संस्कृत भाषा शामिल किए गए। इन सबको क्या कहा गया, संस्कृत भाषा के शामिल कर दिया गया। चिकित्सा पद्धति यूनानियों से सीखने को मिली, जिससे क्या हुआ, भारतीयों को बहुत लाभ हुआ। भाई जो लोग मरते रहते थे अलग अलग महामारी से, तो क्या हो गया, एक चिकित्सा पद्धति मिल गई, एक इलाज करने का तरीका मिल गया। यूनानी ज्योतिष के ज्ञाता थे, उनसे राशि चक्र, हेरोस्कोप का ज्ञान, रोमन एवं पॉलिस सिद्धांतों का ज्ञान सीखने को मिला। ठीक है, उन्हें इन सारी चीज़ों का ज्ञान सीखने को मिला। जैसे राशि चक्र आज भी आप करते हैं कि कन्या, मेष, सिंह, ठीक है, ये सब तभी से मिलता है। हेरोस्कोप का ज्ञान हो गया, रोमन पॉलिस सिद्धांतों का ज्ञान हो गया। तो देखिए, हर चीज़ की कोई बुराई नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है। तो अच्छाई ये चीज़ें थी। अब देखिए सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट सिकंदर। सिकंदर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, जो पीछे नहीं आए वो यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। देखिए, सिकंदर ने अपने द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेशों का स्वामी किसे बनाया, फिलिप को बनाया था। ठीक है, सिकंदर आंधी की तरह आया और आंधी की तरह ही चला गया। ये बात किसने कही है, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कही है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, नेट JRF में। ठीक है, तो ये आंधी की तरह आया और आंधी की तरह चला गया, ये किस विद्वान ने कहा है, तो किस इतिहासकार ने कहा है, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा है। सिकंदर भारत में कितने माह रहा, तो 9 महीने रहा। आरबेला का युद्ध, ठीक है, आरबेला का युद्ध 331 ईसा पूर्व में सिकंदर और दारा तृतीय के बीच हुआ। दारा प्रथम जो आपको याद होगा, अभी बताया था पीछे, जिसने भारत पर सफल आक्रमण किया था, उसके बाद का जो शासक रहा था वो कौन था, दारा तृतीय, जिसका युद्ध किससे हुआ, सिकंदर से हुआ। सिकंदर को किसकी जानकारी दी, उसने भारत का जो सोने की चिड़िया है उसकी जानकारी दी। फिर क्या हुआ, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरानी सिक्कों को सिगलोई नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है, सिगलोई नाम से जाना जाता है। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर आपका जो पेपर है वो हार्ड बनाने के लिए आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो बेहतर है कि जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से क्यों ना पढ़ें, सब चीज़ें डीप से क्यों ना पढ़ें। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। मस्गस एकमात्र ऐसा राज्य था जहां महिलाओं ने सिकंदर के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। ठीक है, जहाँ पे महिलाएं भी किसके साथ लड़ी थी, सिकंदर के साथ लड़ी थी। कहाँ, कौन सा राज्य था, मस्सग, मस्सग। ठीक है, जो इसका थल सेनापति था वो कौन था, निर्याकस था, और जो इसका थल सेनापति था वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे, जो हमारा हिस्ट्री में आता है, वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। और मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरे चैनल्स की वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।